हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे वो बताएंगे जी के बारे में। बताइए। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है IMF बैक्स इंडिया टू स्टार्ट एक्सपोर्ट। IMF ने भारत के सामने भीख मांगी। है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। जो सस्पेंस है वो हम इस वीडियो में देखते हैं और ये काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सरकार ने क्या किया, तो ये वो वीडियो है जो शायद सभी लोगों को देखना चाहिए। चलिए देखते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ जब भी आप सुनते हैं IMF का नाम तो आप इमेजिन करते हैं कि जो भी गरीब देश हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, वो IMF के सामने बस गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा लोन दे दीजिए, 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स। और मैं पहली बार देख रहा हूं लाइफ में कि IMF ने इंडिया को ये कहा है कि वी आर बेगिंग यू टू स्टार्ट एक्सपोर्ट अगेन। लिटरली IMF की चीफ ने ये कहा है कि आई एम बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है, आई बेग इंडिया टू रिकंसिडर वीट एक्सपोर्ट बैन एज सून एज पॉसिबल। ये कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ने। नाउ IMF ऐसा क्यों कहेगा? इंडिया अगर गेहूं एक्सपोर्ट ना करे तो IMF को इससे कैसे लॉस होगा, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली IPEF बनाया गया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो आपको यहां पर यह बताना है कि कितने देशों ने IPEF को ज्वाइन किया है। यह है यहां पे आपकी ऑप्शन 20, 13, 10 या फिर 4। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ आज के समय IMF की चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में गई और वहां पर एक जर्नलिस्ट से बात करते वक्त इन्होंने ये कहा, आई वुड बेग इंडिया टू रिकंसिडर द वीट एक्सपोर्ट बैन। आपको पता होगा रिसेंटली भारत सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके थ्रू वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। हाँ, भारत सरकार ने यह कहा है कि अगर किसी कंट्री को इमरजेंसी बेसिस पर वीट चाहिए तो कंट्री टू कंट्री लेवल पर हम वीट एक्सपोर्ट करने को तैयार होंगे। तो IMF की चीफ यहां पर यह कह रही है कि अगर भारत के एग्जाम्पल को फॉलो करके बाकी देशों ने भी वीट एक्सपोर्ट रोक दिया तो इससे दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कई देशों में इससे हंगर की प्रॉब्लम आएगी और इवेंचुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रेशर है ये IMF पे बनता है, क्योंकि आपको पता होगा IMF काफी बार दुनिया में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। जो देश कहीं से लोन एक्वायर नहीं कर सकता, जिसके पास बिल्कुल आज के समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहा है, जितना वो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है उसका पैसा पे नहीं कर पा रहा, वो कंट्री जाता है IMF के पास। तो IMF यहां पर यही कह रहा है कि इन दी एंड होगा क्या कि बहुत सारे देश IMF पर डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर ग्लोबल फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे क्या जेन्युइनली सिचुएशन इतनी खराब है? अभी हमने सुना कि ठीक है वीट के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, मगर क्या ओवरऑल फूड एक अपने यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें चावल आता है, इसमें लेंटल्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो ओवरऑल फूड के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि क्रिपलिंग ग्लोबल शॉर्टेजेस होने वाली हैं। ऑलरेडी ये लोग कह चुके हैं कि पिछले 1 सालों में दुनिया भर में फूड के प्राइसेस 1/3 बढ़ चुके हैं, मतलब कि 33% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। और ये उछाल होगा भी क्यों ना। पहली बात तो देखो, जब हम बात करते हैं बेसिक फूड की तो उसमें एक इतना इंपॉर्टेंट ग्रेन है वीट। इसको आप अगर एक्सक्लूड कर दोगे तो फूड की शॉर्टेज तो होगी दुनिया में। और अगर यहाँ पे आपका तर्क ये है कि चलो माना गेहूं की शॉर्टेज है, चावल उगा लो दुनिया भर के कंट्रीज, क्या दिक्कत है? चावल उगाओ और सब्जियां उगाओ, खाओ, ठीक है। गेहूं नहीं मिलेगा कुछ महीनों के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम हम यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ना गेहूं तो खैर दुनिया भर में उसकी सप्लाई कट हो ही गई है, क्योंकि यूक्रेन रशिया उलझ गए हैं वॉर में। उसके अलावा फर्टिलाइजर भी अब दुनिया में बहुत ज़रा कम एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था फर्टिलाइजर का। और फर्टिलाइजर से ही आपको पता होगा खेती होती है। बिना बड़े स्केल पर फर्टिलाइजर यूज किए आप एक बड़ी आबादी को खाना नहीं खिला सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है, कुछ हद तक आप कर सकते हैं, मगर एक अगर बड़ी आबादी है, करोड़ों लोग यहाँ पर हैं, तो उनको आप खाना नहीं खिला पाओगे, एटलीस्ट विद द करंट सिस्टम। तो जब दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर को आप बाहर कर दोगे मार्केट से, तो दुनिया भर में फर्टिलाइजर की भी कमी होगी। उसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल फूड प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि जो कंट्रीज खाना उगा सकती है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही, बाकी देश अगर थोड़ा बहुत कुछ ग्रो कर सकते थे तो उसके लिए फर्टिलाइजर भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये बोलूंगा, इंडिया ने बीच में क्या किया कि रशिया के साथ एक डील कर ली है
बार्टर सिस्टम के अंडर। बार्टर सिस्टम के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि आप करेंसी का यूज नहीं करते। अगर आपके पास मान लो चेयर है, किसी के पास जूते हैं, आप मानते हो कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप बार्टर सिस्टम के अंडर ट्रेड कर दोगे। तो इंडिया ने भी रशिया को यहाँ पर यही कहा कि सिंस अभी के लिए ट्रेड में करेंसी का इशू आ रहा है, रूबल को अभी बैंक इतना एक्सेप्ट कर नहीं रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको देंगे टी, मेडिसिन, उसके बदले में उसी की वैल्यू का आप हमको दे दो फर्टिलाइजर। तो भारत में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने वाली। रशिया से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके अलावा एक और देश है मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल इजराइल के साथ में, जिसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी है फर्टिलाइजर की। तो इंडिया ने जॉर्डन के साथ भी एक स्पेशल पैक्ट साइन कर लिया है, जिससे लगातार इंडिया को फर्टिलाइजर आता रहेगा। अगर मान लीजिए कल को रशिया से कुछ कमी भी आती है तो वो कमी जॉर्डन पूरा कर देगा। मगर जो आज के समय इंडिया कर पा रहा है, बाकी देशों के पास इतने ऑप्शन तो नहीं है। उनके पास तो बार्टर करने का भी इतना ऑप्शन नहीं है। उनके पास ये भी गारंटी नहीं है कि अगर वो बार्टर की ऑप्शन लेके रशिया के पास जाएंगे तो रशिया उसको एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं करेगा। इंडिया का केस तो डिफरेंट है। तो इसलिए इंडिया की पोजीशन आज के समय फूड क्राइसिस को लेकर बहुत कंफर्टेबल है। और ये भी मत भूलिएगा, IMF ने रिसेंटली ये कह दिया था कि फूड की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ये काम भी क्या हर देश कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। ये काम वही देश कर पाएगा जिसके पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, जो आज के समय रेडी होगा सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया आज के समय रेडी है। हमने सब्सिडी रिसेंटली दी है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम करके। और पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली ये भी कहा है कि फूड इन्फ्लेशन इंडिया में मैनेज हो जाएगी, सरकार और सपोर्ट अभी प्रोवाइड करेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी सरकार की बड़ी अनाउंसमेंट और आए। हो सकता है कि फ्री में ग्रेन प्रोवाइड की जाए या फिर जो फ्यूल के दाम है ये और कम किए जाएं। बेसिकली सरकार आम जनता को सपोर्ट करने के लिए अभी बहुत सारी सब्सिडीज अनाउंस करने वाली है, क्योंकि यही सही टाइम है सब्सिडी अनाउंस करने का। क्योंकि दुनिया भर में अब एक जेन्युइन क्राइसिस खड़ा हो चुका है और हमें अपने कंट्री को उससे बचा के रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि दुनिया को इस क्राइसिस से बचाने की सारी जिम्मेदारी इंडिया पे है। रिसेंटली इंडिया ने एक बात बताई कि यूनाइटेड नेशंस का एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसके अंडर ये लोग फूड वेस्ट इंडेक्स निकालते हैं। ये लोग बताते हैं कि कौन सा देश ऑन एन एवरेज कितना खाना वेस्ट करता है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि यूएसए में 59 kg पर कैपिटा की फूड वेस्टेज होती है एवरी सिंगल ईयर। ये आंकड़ा जापान में आपको मिलेगा 64 kg का, इटली में 67 kg का, जर्मनी में 75 kg का, कनाडा में 79 kg का। ये जो विकसित देश है, जो G7 कंट्रीज हैं, ये इतना सारा खाना जो वेस्ट करते हैं अपनी खराब प्रैक्टिसेस से, ये लोग खाने को अभी के लिए सेव क्यों नहीं करते? ये लोग क्यों नहीं इंश्योर कर रहे कि इनके यहाँ फूड की वेस्टेज ना हो? तो देखो यहाँ पर IMF चाहे इंडिया के सामने भीख मांगे या फिर वर्ल्ड बैंक भीख मांगे, इन दी एंड हमको ये देखना होगा कि हमारी जनता के लिए क्या सही निर्णय है। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द नियर फ्यूचर इंडिया और भी एक्सपोर्ट बैन करेगा। ब्लूमबर्ग में ऑलरेडी इस पर एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है कि इंडिया शायद बहुत जल्द शुगर एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा देगा, क्योंकि बहुत सी जो कमोडिटीज है दुनिया भर में उसकी कमी महसूस की जा रही है। तो इंडिया आने वाले कुछ महीनों तक, एटलीस्ट 4-5 महीनों तक, जब तक ये फूड क्राइसिस खत्म नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है कि फूड जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे अपने देश में ही रखे इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज। तो क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि भारत की नीति सही है, या फिर आप मानते हैं कि देखिए अब IMF भी गुहार लगा रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अब वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज जॉइंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF। रिसेंटली कितने कंट्रीज ने ज्वाइन किया था? सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी 13। यहाँ पर आप देख पाओगे 13 देश है, जापान, साउथ कोरिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और USA। याद रखिएगा इसमें आपको चाइना नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो गेहूँ और गेहूँ, जैसे गेहूँ का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था। वैसे सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर यूक्रेन और रसिया है, जो कि वहाँ युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, वहाँ फसलें बर्बाद हो गई होंगी शायद। तो जो IMF है ये भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो आपने इसे बैन कर रखा है, इसे आप चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो अपना सिस्टम नहीं सही से चला पा रहे हैं। जैसे कि श्रीलंका ही ले लो आप, श्रीलंका में फूड क्राइसिस वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उनमें और भी ऐसी कंट्री होंगी शायद, इसलिए IMF ने रिक्वेस्ट करा है। आपका कहना है कुछ? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोहित भाई ने बताया कि यूक्रेन और रसिया
बहुत बड़े निर्यातक हैं गेहूँ के। वहाँ पे हालात नहीं अच्छे हैं, जिस वजह से मतलब वहाँ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद है। तो पूरी दुनिया में गेहूँ यानी वीट बाकी ज़रूरत की चीज़ें उन पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। और इंडिया में खेती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी मात्रा में गेहूँ उपजते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खेती होती है और ज़्यादा जनसंख्या है। तो मतलब हम जितने बड़े उत्पादक हैं उतने ही बड़े हम उसके उपभोक्ता भी हैं, उसकी खपत भी करते हैं। आबादी ज़्यादा है। भारत सरकार ने ये बोला है कि हम ऐसा ना हो कि 2004 या 2008 जैसा हाल हो। उसमें पहले क्या हुआ था, हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया था, फिर मुझे बाहर से मंगाना पड़ा था अपने लिए। तो उस स्थिति को ना आने के लिए इन्होंने अभी बैन लगा दिया टेम्पररी कि हम मतलब नहीं लगाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो भी ज़रूरतमंद कंट्री है उसके लिए बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय तौर पर ये गेहूँ उपलब्ध कराएंगे, जो भी ज़रूरत की चीज़ है। हाँ, जैसे कोई कंट्री है उसके पास ये IMF के थ्रू नहीं होगा मतलब। और जैसे कोई कंट्री है जो भी ज़्यादा ही दिक्कत में है, फूड क्राइसिस ज़्यादा है, तो वो डायरेक्ट भारत से आके कह सकता है कि हमें चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि हम उसे कंट्री टू कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, पर ये IMF के थ्रू नहीं होगा। और एक बात और तुमने देखी होगी कि उसमें ये बताएगा पर कैपिटा फूड वेस्टेज कितना होता है। क्या कहना है उसके, क्या कितना रिकॉर्ड था अमेरिका का उसमें? अमेरिका उसमें कनाडा का था, कनाडा का 59 पर कैपिटा। जो G7 जापान, कनाडा, जर्मनी, ये जितने भी विकसित देश हैं उनमें मतलब खाने की बर्बादी प्रति व्यक्ति दिखाई गई है कि सालाना कितना है, शायद मासिक या सालाना होता है। तो उसमें इतना दिखाया गया था। अगर वो लोग इसमें थोड़ा सुधार लाएं तो जो बाकी लोग जो भूखे मरते हैं, जैसे कि अभी ब्रुनोई और फिर और भी जैसे देश हैं गरीब देश, युगांडा, रवांडा टाइप के, तो वहाँ पे थोड़ा मदद हो सकता है। और इसमें ये भी बताया गया था कि हो सकता है अभी कुछ दिन बाद ये चीनी का भी एक्सपोर्ट बंद कर दें, क्योंकि वो भी लिमिटेड स्टॉक होगा शायद। कहने को वही है ना कि कोई आदमी दान तो तब देता है या कोई एक्सपोर्ट चीज़ जब करता है जब उसके पास पर्याप्त हो खुद के लिए, पता चले खुद के लिए पर्याप्त नहीं, पैसे के चक्कर में जो बचा हुआ वो भी दे दिया। जी, अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आने वाली है। और जो क्या नाम था IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उन्होंने बताया कि मतलब हम कर्जा नहीं दे सकते लोगों को, क्योंकि सभी लोग फिर हमसे ही कर्जा मांगेंगे। तो उस स्थिति को न आने के लिए उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है, बेग किया एक तरह से कि आप वर्ल्ड में इंपोर्ट करें शुरू। मुझे नहीं लगता है कि अभी ये सही समय है, सही समय होगा तो सरकार सही निर्णय लेगी। और फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ था, क्या था उसमें? हाँ, फर्टिलाइज़र जैसे रसिया फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रसिया है पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ भी अभी युद्ध, वहाँ से भारत की तो वाटर पॉलिसी के थ्रू समझौता है, क्योंकि डॉलर रूबल उस टाइम वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो भारत ने उनसे समझौता कर लिया वाटर पॉलिसी। ये क्या चीज़ होती है, जो कि इसमें क्या होता है, इसमें पैसे का लेन देन नहीं, इसमें वस्तु विनिमय होता है। मतलब वस्तु से वस्तु, आज आपके पास, हाँ, जैसे कि आपके पास अगर गेहूँ है तो आप गेहूँ दे दो, हमारे पास चावल है तो आप चावल ले लो, इसके थ्रू। तो इससे हमें क्या है कि हमें फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। उसकी बजाय हम मेडिसन है और ये सारी ये काफ़ी चीज़ें, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कोई भी ज़रूरत की सामान जो रसिया को नीड है और हमारी नीड रसिया पूरी करेगा, ये हमारे यहाँ मतलब प्रोडक्शन होता है। और फिर रही बात दूसरी, अगर वहाँ से फर्टिलाइज़र अगर कम भी आ रहा है तो भारत सरकार ने जॉर्डन से समझौता कर लिया, क्योंकि जॉर्डन में भी ये कोई बड़ी मात्रा में कोई प्लांट वगैरह उत्पाद होता है। हाँ, तो जो कम अगर हुआ फर्टिलाइज़र तो हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताई कि वीडियो में आपने नोटिस करा हो, शायद पीयूष गोयल ने और कहा है कि भारत सरकार अभी तो सब्सिडी दी है, मतलब सब्सिडी देते थे, अभी बीच में बंद कर दी। और अब जो IMF की चीफ हैं जॉर्जिया क्रिस्टलिना, तो इन्होंने कहा है कि इस सिचुएशन जो अब दोबारा ना आए, क्योंकि अब काफ़ी जगह गेहूँ का उत्पादन कम हुआ है। तो जॉर्जिया ने ये भी कहा उन्होंने कि हर कंट्री, चाहे वो भारत मतलब सारे देश, अपने जो कृषक भाई हैं उन्हें सभी को सब्सिडी दे मतलब छूट दें किसी भी चीज़। हाँ, बिल्कुल, उन्हें सब्सिडी दे, छूट एक तरह से मदद होती है। हाँ, तो ये किसानों को मिलती है। ये हर कंट्री की बस की बात नहीं होती है। मतलब हर जगह का जो विदेशी मुद्रा कोष होता है तो वो सबका बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
और जो कि बताया कि भारत के पास भरपूर है और भारत सरकार अब अनाउंस भी करी है सब्सिडी, और हो सकता है पीयूष गोयल ने कहा है कि अब आने वाले समय में हो सकता है और ज़्यादा चीज़ों पे सब्सिडी दी जाए। और कुछ एक विषयों पे उन्होंने सब्सिडी चालू भी की, जैसे पेट्रोल या फिर डीजल पे उन्होंने छूट दे दी है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको शायद पता होगा कि जो संसार में सबसे बड़ा किसान सहायता निधि वाला प्रोग्राम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो मुफ्त में किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है भारतीय सरकार के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, शायद दुनिया में किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे सरकारी जो दुकानें हैं वहाँ पे खाना अनाज भी मासिक रूप से फ्री बांटा जाता है। तो इंडिया में हमें नहीं लगता है जो पाकिस्तान और श्रीलंका वाला कभी भी हाल आएगा। उनसे तो हम काफ़ी बेटर स्थिति में, पर फिर भी ये वीडियो में बताया गया जैसे कि जो G7 कंट्री वो तो काफ़ी सारा खाना वेस्ट करते हैं, पर हमारी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, खाने की मतलब जितनी हो सके बचत करें। अगर आपका वेस्ट लग रहा होगा तो किसी आप गरीब को दे दें, जिससे उसका भला हो जाए। आपके पड़ोस से मोहल्ले या फिर कहीं पे भी तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें ज़रूरत है उस खाने की और आपके यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो उनकी मदद करें। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। जय हिंद। जय हिंद।